गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 के चैनल पे स्वागत है। साथियों, हम लोगों ने करंट अफेयर्स को कवर करने का टारगेट रखा था, जिसकी शुरुआत आज से कर दी गई है। यह एग्जामिनेशन तक चलेगी, यानी कि एग्जामिनेशन के एक दिन पहले तक चलने वाली है। इसमें कुल मिला के हम लोग ज्ञान बिंदु के कंप्लीट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जिसमें 40 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। अगर हम 40 मॉडल प्रैक्टिस सेट को समझ के साथ बेहतरीन ढंग से अगर हम एनालिसिस करके अगर हम कवर करेंगे, तो हमें नहीं लगता कि किसी और मैगज़ीन को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फिर भी हम लोग एसपीडी में करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, फिर बिहार स्पेशल एसपीडी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, उसके अलावा एडिटोरियल करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो कुल मिला के हम लोग 4 मैगज़ीन को कवर करेंगे। तो यहाँ से मैं आशा नहीं, यह सुनिश्चित करना चाहूँगा कि आपका करंट अफेयर्स का प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। तो चाहे जो भी व्यूअर इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि करंट अफेयर्स या किसी भी सब्जेक्ट से जुड़ी कोई भी वीडियो अगर अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो साथियों, इस सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है। तो यह एक पोर्टल है जो कि जिसका नाम है सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल, और इसे जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है। और इस पोर्टल का उद्देश्य है कि अदालत परिषद में जो भी आगंतुक होते हैं उनके प्रवेश के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा बहुत सारे पोर्टल जो है वो लॉन्च किए गए। जैसे कि बात की जाए ई केयर पोर्टल की, तो इस ई केयर पोर्टल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसके अलावा चैंपियन 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसे केंद्रीय लघु एवं मध्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और संचार साथी पोर्टल, जिसे केंद्रीय संचार मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो इतना सारा पोर्टल का इसमें चर्चा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण सेगमेंट के बारे में इसमें चर्चा करते हैं। जैसे अगर सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करते हैं साथियों, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो वह 26 जनवरी को की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 26 जनवरी को की गई थी और 1950 को की गई थी। इतना तो जानना है, चूँकि हम आंसर सर्वोच्च न्यायालय का ही कर रहे हैं तो थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है। और वह 28 जनवरी 1950 से वह 26 जनवरी को स्थापना हुई और 28 जनवरी 1950 से कार्य करना शुरू कर दिया गया। और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो वह थे एच.जे. कानिया, और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश है। ऐसा इसलिए जानना जरूरी है साथियों, क्योंकि देखिए करंट को जो है रिलेट करके पूछा जाता है। तो भागिए मत, आप चाहिएगा कि किसी भी साइट पे जाके जल्दी जल्दी कर लेते हैं, तो भैया जल्दी नहीं हो पाएगा। जल्दी का कोई चीज़ नहीं है, आपको टाइम मिला है। ठीक है। तो यह जो है पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अब सर्वोच्च न्यायालय के बारे में तो थोड़ा जानना जरूरी है ना। तो वो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी और यह 28 जनवरी 1950 से अपना कार्य शुरू किया था। और इसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश की अगर बात की जाए तो कुल मिला के एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश है। और वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, दूसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा, यानी कि जो डेटा होता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है। तो इसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय आय आंकड़ा जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। और भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आधारित है। 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, इसी के मध्य जो है हमारा क्या है, वित्तीय वर्ष फिनेंशियल ईयर होता है। और भारत में 2019 ईस्वी में से प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय आय का आंकड़ा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। और इससे पहले राष्ट्रीय आय का आंकड़ा जो था वह CSO, जिसकी स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी, उसके द्वारा जारी किया जाता था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किस देश में
20वां एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा। यह 20वां एशियाई खेल की बात की जाए तो इसका आयोजन जापान में किया जाएगा, ठीक है। और यह कब होगा? यह हो जाएगा आपका 2026 में। यह 20वां जो है एशियाई खेल 2026 में होगा। इससे पहले 19वां एशियाई खेल जो 2022 में हुआ था, स्थगित हुआ था, वह 2023 में किया गया था। कोरोना का टाइम था ना, तो 19वां एशियाई खेल 2022 में स्थगित हुआ था और वह 2023 में हांगझू झील में हुआ था, यानी चीन के हांगझू में हुआ था, ठीक है। और 21वां की अगर बात करें तो वह 2023 में दोहा कतर में होगा। और 22वां की अगर हम बात करें साथियों तो वह 2034 में सऊदी अरब के रियाद में संपन्न होगा। इस तरीके का डाटा जो है एग्जामिनेशन में पूछता है, तो भागना नहीं है, समझ समझ के आगे बढ़ते जाना है। चौथे नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो वह है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5। 5वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत में पारंपरिक तौर पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक तथा उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, ठीक है। उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस अन्य स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन फरवरी 2023 में किया गया है? किया गया है फरवरी 2023 में, तो वह किया गया है पश्चिम बंगाल के बांसबेरिया में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यह कब किया गया? यह पश्चिम बंगाल के बांसबेरिया में फरवरी 2023 को त्रिवेणी कुंभ मेला का आयोजन किया गया था। और इतिहासकारों का मानना है कि त्रिवेणी कुंभ 700 वर्ष पहले आयोजित हुआ था, लेकिन बाहरी आक्रमण से जो बाहरी आक्रमण हुआ था उससे बंद हो गया था और 2022 में इसे पुनर्जीवित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6। छठे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बत्तख की चोंच यानी कि डक बिल्ड वाले डायनासोर प्रजाति के अवशेष निम्नलिखित में से किस देश में मिले हैं? तो यह आपको चिली में देखने को मिले हैं। शाकाहारी बत्तख की चोंच वाले जो डायनासोर हैं उसके अवशेष चिली के पेंटागोनिया में मिले हैं, ठीक है। चिली के कहाँ मिले हैं? पेंटागोनिया में, ऐसे भी याद रख लेंगे, पेंटागोनिया में देखने को मिले हैं। यह जो अवशेष है वह लगभग 72 मिलियन वर्ष पुराने अवशेष है और इस प्रकार के डायनासोर जो है वह क्रेटेशियस काल के दौरान उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप में पाए जाते थे। बहुत ही शानदार हो गया। और डायनासोर पृथ्वी पर करीब 23 करोड़ साल पहले विकसित हुए थे और मेसोजोइक युग वस्तुतः मध्य जीवन का युग है। इसे डायनासोर युग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न में आगे की तरफ। इससे अलावा चूँकि इससे अतिरिक्त अगर हम बात करेंगे तो चिली के बारे में बात कर सकते हैं जिसकी राजधानी सेंटियागो है, ठीक है। और मुद्रा वहाँ पीसो चलता है। और वर्तमान में राष्ट्रपति की बात की जाए तो गैब्रियल बोरिक वहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति है। 7वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कार्बन सीमा समायोजन तंत्र किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे यूरोपीय संघ के द्वारा विकसित किया जाता है। यह एक करारोपण प्लान है, यानी कि टैक्स से संबंधित प्लान है और इसके तहत लौह और इस्पात, सीमेंट, रासायनिक उर्वरक, एल्युमिनियम एवं विद्युत उत्पाद जैसे कार्बन सघन उत्पादों पर 2026 से कर लगाया जाना प्रस्तावित हुआ है। बात करें यूरोपीय संघ की तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1958 में की गई थी। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में है और संयुक्त यूरोपीय मुद्रा यूरो का प्रचलन 2002 से प्रारंभ हुआ था। बढ़ते हैं प्रश्न में आगे की तरफ। 8वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को। 2021 का गांधी पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया है और साल 1923 में स्थापित गीता प्रेस दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है। गीता प्रेस ने कुल मिला के 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित की हैं। गीता प्रेस इस वर्ष अपनी स्थापना की 100वीं वर्षगांठ मना रहा है और गांधी पुरस्कार की स्थापना सन 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर किया गया था। वर्ष 2020 की गांधी शांति पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के हैं उनको दिया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न में आगे की तरफ। प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से
किसे भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वह मैरी कॉम है, जिन्हें जो है भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्हें मनोनीत किया गया है। सन 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि वर्ष 2023 में विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या रखा गया है? तो यह थीम है क्लोज द केयर गैप, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस की अगर हम बात करें तो साथियों याद रखेंगे इम्पोर्टेंट डे है, 4 फरवरी को यह मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है, इसका शुभंकर का नाम है वीरा। ठीक है, यह वीरा जो है जिसका चीता है, ठीक है, चीता को, इस चीता का नाम है यह वीरा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, हो सकता है बाघ है, एक तरीके का एक बिल्ली का प्रजाति होता है, तो एक शुभंकर बनाया जाता है। ठीक है, तो यह वीरा जो क्या है आपसे पूछ दिया जाए तो यह चीता है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की अगर बात की जाए तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। MQ9 समाचारों की सुर्खियों में रहा है, यह क्या है? तो यह जो है एक मानव रहित हवाई वाहन है। MQ9 एक मानव रहित हवाई वाहन है। इसका निर्माण जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिक्स सिस्टम के द्वारा इसका निर्माण किया गया है या विकास किया गया है। इसमें हनीवेल TPI 331 प्रकार का इंजन लगा हुआ है। किस प्रकार का लगा हुआ है? TPI 331 प्रकार का इंजन लगा हुआ है और यह जो है 240 kTAS की गति के साथ, स्पीड के साथ 50,000 फुट तक की ऊंचाई पर 746 किलोग्राम पेलोड के साथ 27 घंटे से अधिक हवा में रह सकता है, इसकी यह क्षमता है। और भारत द्वारा अमेरिका के MQ9 सशस्त्र ड्रोन के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत द्वारा हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास किया जाता है? तो यह सैन्य अभ्यास मलेशिया के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा और बहुत सारे सैन्य अभ्यास हैं, जैसे अगर हम बात की जाए कि नसीम अल बहर, यह सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के मध्य किया जाता है, जो कि क्या है, एक नौसेना सैन्य अभ्यास है। इसके अलावा ऑस्ट्रा हिंद की अगर बात की जाए तो नाम से स्पष्ट होता है, ऑस्ट्रा यानी कि ऑस्ट्रेलिया और हिंद यानी कि हिंदुस्तान यानी कि भारत, तो ऐसे कोडिंग कर सकते हैं। तो यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य थल सेना सैन्य अभ्यास है। गरुड़ शक्ति की अगर हम बात करें तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य होते हैं। इसे भी याद करेंगे क्योंकि चूँकि आप देखेंगे इंडोनेशिया के जहाज़ पे तो गरुड़ का सिंबल रहता है। ठीक है, तो आप गरुड़ शक्ति जब भी आएगी तो भारत और इंडोनेशिया आ जाएगी, लिंक करके आप याद रख लेंगे। सिम्बेक्स की अगर बात की जाए तो SI सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर की अगर बात की जाए तो वह सिम्बेक्स की बात करें तो वह भारत और सिंगापुर के मध्य जो है वह एक नौसेना सैन्य अभ्यास है। टाइगर ट्राइम की बात करें तो भारत तथा अमेरिका के बीच नौसेना सैन्य अभ्यास है। तर्कस जो है भारत तथा अमेरिका के मध्य ही आयोजित होता है और वह थल सेना सैन्य अभ्यास है। टाइगर शार्क भारत तथा अमेरिका के मध्य सैन्य अभ्यास है जो कि नौसेना से संबंधित है। और अग्नि वॉरियर की अगर बात करें भारत तथा सिंगापुर के मध्य आयोजित होता है, जो कि क्या है, एक नौसेना सैन्य अभ्यास है। इसके अलावा भी बहुत सारे सैन्य अभ्यास है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। वर्ष 2026 का ICC पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किन देशों में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा भारत और श्रीलंका के मध्य। ठीक है, देखिए यहाँ 2026 से संबंधित आपसे पूछा जा रहा है ICC पुरुष T20 विश्व कप के आयोजन के संबंध में। बात की जाए पुरुष T20 विश्व कप की तो 2024 का आयोजन अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज़ में किया जाएगा। किसका? T20 के अगर संदर्भ में हम बात करें, T20 के संदर्भ में, तो यह जो है 2024 में अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज़ में, 26 में भारत तथा श्रीलंका में और 2028 में ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। 2030 की अगर बात की जाए तो इसका आयोजन इंग्लैंड, आयरलैंड तथा स्कॉटलैंड 3 देशों में किया जाएगा। 2030 पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि परीक्षा संगम पोर्टल, ठीक है, अगर बात की जाए तो यह संगम पोर्टल जो है वह किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, तो इसे जारी किया जाता है सीबीएसई के द्वारा। सीबीएसई जो है वह परीक्षा संगम पोर्टल को जारी करता है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य होता है 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं से संबंधित जो भी जानकारी है उसे उपलब्ध कराना। और बहुत सारे कई पोर्टल जो है वह जारी किया गया है, जैसे कि अगर बात की जाए युवा संगम पोर्टल की, तो इसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। वैदिक हेरिटेज पोर्टल की अगर बात की जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री ने इसे जारी किया गया है, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा इसे जारी किया गया है। और अमर सरकार पोर्टल की अगर बात की जाए तो इसे त्रिपुरा सरकार के द्वारा जारी किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। केरल राज्य का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या करने को प्रस्तावित किया गया है। अगर बात की जाए केरल का तो उसका नाम केरलम करने के लिए प्रस्तावित किया गया है, ठीक है, इसका नया नाम केरलम होने वाला है, प्रस्तावित किया गया है। अब देखिए क्या होता है। केरल का अगर पुराना नाम की अगर बात की जाए तो सबसे पुराना नाम चेरलम था। ये चेरलम जो था ना वह केरल का पुराना नाम था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया है। तो यह अमेजन के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह इस प्रकार के क्या हो जाएगा, डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर हो जाएगा यह। और अगर बात की जाए साथियों G20 देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत बिहार संग्रहालय पटना में किया गया है। इसके अलावा हैदराबाद में भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया है। और नोएडा की अगर हम बात करें जो कि उत्तर प्रदेश में देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन खोला गया है। इम्पोर्टेंट है साथियों, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। रामनाथ कोविंद पूर्व जो राष्ट्रपति रह चुके हैं उन्होंने उनकी अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023 में किस आईआईटी ने वास्तुकला श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो यह आईआईटी रुड़की के द्वारा जो है वह उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग में, इंडिया रैंकिंग में 2023 में आईआईटी रुड़की ने क्या किया है, वास्तुकला की श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या, देखिए यह सेट नंबर 1 यहाँ से कंप्लीट हुआ। कुल मिला के सेट नंबर 1 की अगर बात की जाए, सेट नंबर 1 में 18 प्रश्न थे। अब हम सेट नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। सेट नंबर 2 में प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की शिल्प कला गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। तो यह गोंड पेंटिंग जो है वह मध्य प्रदेश की है, ठीक है, यह मध्य प्रदेश की एक शिल्प कला है गोंड पेंटिंग, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग क्यों प्रदान किया जाता है, तो जीआई टैग इसलिए दिया जाता है किसी वस्तु का यह भौगोलिक सूचक होता है, इसका पंजीकरण और संरक्षण किया जाता है, और यह अधिनियम 1919 में आया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, दूसरे नंबर अगर प्रश्न की अगर बात की जाए तो दूसरा नंबर प्रश्न है प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि PGI 2.0 यह किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसे जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। प्रदर्शनी ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 जुलाई 2023 में जारी किया गया था। अगर इसे जारी करने की बात की जाए तो यह जुलाई 2023 में इसे जारी किया गया था। PGI 2.0 में 73 संकेतकों में 1000 अंक शामिल है। वर्ष 2021 से 22 के लिए PGI 2.0 ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को 10 श्रेणियों में विभाजित किया है, वर्गीकृत किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, भारत में पहली बार किस शहर की पुलिस द्वारा पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया है। तो यह लॉन्च किया गया है चेन्नई के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। और चेन्नई पुलिस ने तमिलनाडु में हवाई निगरानी के लिए भारत में पहली पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की है। इस यूनिट में 3 श्रेणियां होती है, जैसे कि क्विक रिस्पांस सर्विलांस ड्रोन, दूसरा होता है हेवी लिफ्ट मल्टी रोटर ड्रोन, और तीसरा होता है साथियों लॉन्ग रेंज सर्वे विंग प्लेन। और ये जो ड्रोन होती है ये ड्रोन अंतर्निर्मित
कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला यानी कि इंटेलिजेंस अगर बात की जाए उस सुविधा से लैस होता है। इन्हें ग्राउंड स्टेशन से 5 से 10 किलोमीटर तक संचालित किया जा सकता है। अगर हम बात की जाए तमिलनाडु की तो राजधानी चेन्नई होगा और वहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं। राज्यपाल R.N. रवि है और तमिलनाडु की लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु की लोकसभा सीट है 39, राज्यसभा सीट वहाँ पे 18 है और विधानसभा की कुल सीटें 234 है। यह हम तमिलनाडु से संबंधित डाटा आपके सामने रख रहे थे। चौथे नंबर अगर हम प्रश्न की बात करें तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एक्सप्रेस निम्न में से किस देश की पहली यात्रा पर गया है? तो यह हो जाएगा इसका आंसर श्रीलंका। ठीक है, भारत की जो पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एक्सप्रेस है वह अपनी पहली यात्रा के रूप में श्रीलंका की यात्रा पर गया था। इस पोत को चेन्नई बंदरगाह से केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। तो यह गया था कहाँ से? चेन्नई से यह शुरू हुआ था। ठीक है, और कहाँ गया था? श्रीलंका की अपनी यात्रा पर गया था। और MV एक्सप्रेस यात्रियों को श्रीलंका में 3 बंदरगाह हम्बनटोटा, त्रिकोमाली और कांके संतुरई इसकी सैर कराएगा। श्रीलंका की राजधानी आप जानते ही हैं श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, कोलंबो हुआ करता था, तो यह श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। मुद्रा यहाँ पे श्रीलंकन रुपी चलती है और यहाँ के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे हैं। प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री में गुण दिखता है, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा आपका दिनेश गुणवर्धने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5। 5वें नंबर प्रश्न में है कि वर्ष 2023 का टेम्पल्टन पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको दिया गया है? 2023 के टेम्पल्टन पुरस्कार के संदर्भ में प्रश्न है। तो यह पुरस्कार एडना अदन इस्माइल को दिया गया है और यह जो है एडना अदन इस्माइल इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले 53वें व्यक्ति हैं। इनको जो दिया गया है इससे पहले 52 लोगों को दिया जा चुका है, यह 53वें हैं व्यक्ति। एडना अदम इस्माइल की अगर बात की जाए तो सोमालीलैंड में महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए एक संघर्षपूर्ण कार्य किया है, योगदान किया है। इसी के लिए इन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टेम्पल्टन पुरस्कार की स्थापना अमेरिकी उद्यमी इंडस्ट्री अगर बात की जाए जॉन मार्क्स के द्वारा, टेम्पल्टन के द्वारा, उनका नाम है टेम्पल्टन, इसीलिए इस पुरस्कार का नाम टेम्पल्टन पुरस्कार रखा गया है। तो उनके द्वारा 1972 में की गई थी। टेम्पल्टन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1972 में की गई थी और 1973 में टेम्पल्टन पुरस्कार पहली बार मदर टेरेसा भारत को दिया गया था। ठीक है, 1973 में अगर बात की जाए तो पहला पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था, यह टेम्पल्टन पुरस्कार। चलिए अगर बात की जाए सोमालिया की तो सोमालिया की राजधानी है मोगाडिशु और मुद्रा वहाँ पे सोमाली शिलिंग चलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। छठे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा यूनाइटेड किंगडम में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में किया जाएगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है यूके के कहाँ पे किया जाएगा, किस स्थान पर? तो ग्लासगो में किया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है जो कि भारतीय मूल के हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। 7वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हाल ही में बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? उनका संबंध सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी एक पहचान है, जिनका निधन जो है वह 15 अगस्त 2023 को हो गया था। बिंदेश्वरी पाठक की अगर बात की जाए तो उन्हें टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सुलभ इंटरनेशनल 1970 के संस्थापक बिंदेश्वरी पाठक है। बिंदेश्वरी पाठक की अगर हम बात करें तो वह एवं जैक सिंह इन दोनों के प्रयास से ही 19 नवंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड टॉयलेट डे को मान्यता दी थी। और बिंदेश्वरी पाठक का जन्म 1943 में वैशाली बिहार में हुआ था और इन्हें 1999 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें 1999 में क्या मिला था? पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8।
1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी कौन बन गई है? तो यह जो है आपका इंडिगो, ऑप्शन नंबर बी। इंडिगो जो है 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण के मामले में पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी बनी है। इंडिगो कंपनी की स्थापना 2006 में की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 2006 में, और यह जो है इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है। अगर इससे संबंधित कुछ अन्य इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करें तो जैसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, याद रखेंगे। मैकडोनाल्ड इंडिया ने मुंबई में देश का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्तरां लॉन्च किया है। किसके द्वारा? मैकडोनाल्ड इंडिया के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। और दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया है। यानी कि यह रोबोटिक क्या करेगा? चेक करेगा। यह मतलब एक सिक्योरिटी का काम करेगा। मेन इन्हें क्या बोलते हैं? यह एक सिक्योरिटी का, हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी का काम करेगा। और सिक्योरिटी देखने वाला नहीं, वहीं आपको चेक करेगा कि आपके पास दस्तावेज या वगैरह या कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं है जो आप लेके अंदर जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी तरीके का हथियार संबंधी या कुछ भी इस तरीके का, तो सारे संबंधी जो है यह चेक करेगा रोबोट, जिसका नाम सारा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि वित्त वर्ष 2022 से 23 जो कि अप्रैल सितंबर की अगर बात करें तो वह किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? तो सबसे ज़्यादा हुआ है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया गया है। और बात की जाए तो यह जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI किसी देश के एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि निवेश होता है। अगर बात की जाए वर्ष 2022 से 23 अप्रैल सितंबर में भारत में टॉप 3 निवेश FDI करने वाले देश की, तो पहले स्थान पर है, आप हमेशा की तरह जानते हैं, सिंगापुर जो है वह पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान की अगर बात की जाए तो यह आपका मॉरिशस रहा है। और तीसरे स्थान की अगर साथियों बात करें तो यह हमारा अमेरिका रहा है। अब हमारा क्यों कह रहे हैं? तो ऐसे ही कह रहे हैं। ठीक है, यह तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। विश्व बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत ने कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर धन प्रेषण के रूप में प्राप्त किया है? तो यह 111.2 बिलियन डॉलर जो प्राप्त किया गया है। ठीक है, यह विश्व बैंक का डाटा है, एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार 2022 में भारत ने 111.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का धन प्रेषण के रूप में प्राप्त किया है। भारत का प्राप्त धन प्रेषण विश्व में सर्वाधिक है। ठीक है, अगर आपसे यह भी पूछा जाए कि किसका प्राप्त जो है धन प्रेषण प्राप्त करने के मामले में प्रथम स्थान पर है, तो वह भारत है। धन प्रेषण यानी कि रिमिटेंस का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से कौन सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं? तो पहली अंतरिक्ष यात्री बनी है यहाँ पे रियाना बरनाबी। ठीक है, रियाना अरनाबी जो है वह सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं अनवर इब्राहिम। बात की जाए मलेशिया की तो मलेशिया की मुद्रा है रिंगित। 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का विजेता है? तो यह पुरस्कार जो राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 है वह ABK प्रसाद को दिया गया है। अगर इससे अलावा अगर हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण बात करें अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कारों की, जैसे कि JCB साहित्य पुरस्कार 2023, तो यह पेरुमल मुरुगन को दिया गया है और यह एक उपन्यास के लिए दिया गया है जिसका नाम है फायर बर्ड। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021 से 22 जो है वह सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजय राय को दिया गया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को दिया गया है, ये याद रखेंगे। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 की बात करें तो यह दलाई लामा को दिया गया है। और इंदिरा गांधी शांति
निरस्त्रीकरण यानी कि निरस्त्रीकरण की अगर बात की जाए, यह विकास पुरस्कार 2022 इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेड नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा देश नेत्रहीनों के तीसरे T20 विश्व कप में उपविजेता रहा है? तो यह जो है बांग्लादेश जो है नेत्रहीन का जो T20 मैच खेला गया है उसमें उपविजेता रहा है। विजेता की बात करें तो हमारा देश प्यारा भारत यानी कि भारत जो है इसमें विजेता रहा है। और इसका फाइनल का आयोजन यानी कि फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? बेंगलुरु में। फाइनल मैच जो है आपका बेंगलुरु में खेला गया था, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया जीता था, बांग्लादेश रनर अप रहा था यानी कि उपविजेता रहा था। आपसे एक और प्रश्न है कि जैसे इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? युवराज सिंह को। युवराज सिंह इसके नेत्रहीनों के T20 के ब्रांड एम्बेसडर थे। नेत्रहीनों के लिए चौथा T20 विश्व कप 2023 पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की शुरुआत की गई है? तो यह शुरुआत की गई है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। इस योजना का उद्देश्य है कि राज्य के जो 17 जिले हैं उनके सभी आदिवासी बस्तियों को, जो बस्ती हैं उनके आदिवासी बस्ती, उनको मुख्य सड़क से, मुख्य रास्ते से जोड़ना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो देखिए कवक का महत्व हमारे लाइफ में क्या है, इसका क्या योगदान है, इसको शुरू करने के लिए एक अभियान किया गया है, अभियान स्टार्ट किया गया है जिसे फंगा अभियान के नाम से जाना गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है एनसीईआरटी तथा यूनेस्को के द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं कौशल पर आधारित कोई एक पुस्तक है जिसे लेट्स मूव फॉरवर्ड तैयार किया गया है, ठीक है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम सकारात्मक परिवर्तन वर्ष की शुरुआत की गई है। इस तरीके से कई सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, सभी को लेकर करते चलेंगे तो समय बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, प्रश्न जरूर करेंगे और उससे संबंधित 2-4 फैक्ट डील करते हुए तब आगे बढ़ेंगे। देखिए अब बढ़ते हैं मॉडल सेट नंबर 3 की तरफ, ठीक है। यह मॉडल सेट नंबर 3 का प्रश्न है। अब 2 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा सेट में प्रश्न नंबर 1 में पूछ रहा है कि कोवैक्सीन निम्नलिखित में से किस प्रकार की वैक्सीन है? तो यह जो है यह इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड जो है यह वैक्सीन होती है। आखिर यह होती क्या है? तो इस वैक्सीन का निर्माण की अगर बात की जाए, यह इनएक्टिव का मतलब क्या होता है? जो एक्टिव नहीं है, ठीक है, इनएक्टिव है यानी कि अगर आपको इसके शरीर में प्रवेश किया जाता है तो इससे आपको कोई हानि नहीं होगी, ठीक है। और इस वैक्सीन का निर्माण भारत बायोटेक और ICMR के द्वारा किया गया है। इसका निर्माण जो है ICMR और भारत बायोटेक के द्वारा इसका निर्माण भारत बायोटेक ने किया है, इसका निर्माण दोनों ने मिलकर। भारत ने अपना पहला कोविड टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी 2021 को आरंभ किया था। 17 जुलाई 2022 को भारत ने 200 करोड़ टीकाकरण का अभियान पूरा किया था और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। ये याद रखेंगे, यह पूछा जा सकता है। 16 मार्च की अगर हम बात करें तो 16 मार्च को, ठीक है, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, मिस वर्ल्ड 2023 71वां संस्करण कहाँ आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? यानी कि मिस वर्ल्ड 2023 का जो कि 71वां संस्करण होगा उसका आयोजन पूछा जा रहा है तो वह श्रीनगर में किया जाएगा, भारत के श्रीनगर में। भारत की तरफ से अब तक 6 महिलाओं ने विश्व वर्ल्ड जो कि अगर बात की जाए मिस वर्ल्ड की तो वह खिताब जीता है, जो कि पहला रीता फाड़िया हैं, उन्होंने 1966 में यह जीता था मिस वर्ल्ड पुरस्कार। उसके अलावा अगर बात की जाए ऐश्वर्या राय की तो उन्होंने 1994 में यह पुरस्कार जीता था। डायना हेडन ने 1997 में, युक्ता मुफ्ती
1999 प्रियंका चोपड़ा 2000 और मानुषी छिल्लर 2017 में मिस वर्ल्ड विजेता रह चुकी हैं। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत की अगर हम बात की जाए तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, स्टार्ट कब हुआ था, तो यह स्टार्ट हुआ था मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 1951 में। ठीक है, 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। और मिस यूनिवर्स 2023 की अगर हम बात की जाए तो यह है सेनियस पालासियोस जो कि निकारागुआ की है। मिसेज वर्ल्ड 2022 की बात की जाए तो यह सरगम कौशल है जो कि जम्मू एंड कश्मीर की है। और फेमिना मिस इंडिया 2023 जो है आप जानते हैं वह नंदिनी गुप्ता है जिनका संबंध राजस्थान से है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय NFSU का पहला विदेशी परिसर किस स्थान में स्थापित किया गया है, तो इसका स्थापना किया गया है जिंजा जो कि युगांडा में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। चौथे नंबर प्रश्न पर बढ़ने से पहले थोड़ा सा यह चर्चा कर लेते हैं कि युगांडा की राजधानी कहाँ है। युगांडा की राजधानी की अगर बात की जाए तो कंपाला इसका राजधानी पड़ता है ना। और मुद्रा यहाँ पे युगांडाई शिलिंग चलता है। प्रधानमंत्री यहाँ के रोबिना नबांजा है, नाम भी बहुत अच्छा है इनका, रोबिना। ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं रोबिना नबांजा, बहुत शानदार नाम है। इस नाम के लिए भी इन्हें कुछ अवार्ड दिया जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में भारत के किस शहर में अंडर वाटर मेट्रो रेल का संचालन शुरू किया गया है, तो इसका संचालन अंडर वाटर अगर मेट्रो की बात की जाए तो यह कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का ट्रायल किया गया है। कोलकाता में इसकी शुरुआत हुई है और यह परियोजना हुगली नदी के नीचे बनाया गया है। कोलकाता मेट्रो 1984 भारत की पहली मेट्रो परियोजना है। वाटर मेट्रो सेवा सर्वप्रथम कोच्चि यानी कि केरल में इसकी शुरुआत की गई थी। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो इसकी राजधानी कोलकाता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, राज्यपाल CV आनंद बोस है और विधानसभा सीटों की संख्या बंगाल की अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की तो यहाँ पे 294 है। लोकसभा सीट की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे 42 लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा के कुल 16 सीटें हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। पाँचवें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 9वां ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। 9वां ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का, ठीक है, 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। छठे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा ई-सारास ऐप लॉन्च किया गया है, तो इसे जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। सातवें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मेट्रो के द्वारा कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल नामक पहल की शुरुआत की गई है। तो साथियों दिल्ली मेट्रो के द्वारा कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल नामक पहल की शुरुआत की गई है और इस पहल का मुख्य उद्देश्य है यात्रियों को सड़क पर मोटर वाहन इस्तेमाल करने के बजाय मेट्रो की सवारी का विकल्प चुनने से कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में उनके योगदान को बताना है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर चर्चा करें तो माइक्रोसॉफ्ट पहल के तहत मिजोरम की राजधानी में पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट लॉन्च किया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल जिसे उद्गम के नाम से जाना जाता है वह लावारिस जमा सूचना तक पहुंचकर प्रवेश द्वार लॉन्च किया गया है। और इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उदयपुर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 9वें भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से किसको बायजूस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो यह लियोनल मेसी हैं, ठीक है, जो कि आप जानते हैं अर्जेंटीना से उनका संबंध है। उन्हें क्या बनाया गया है, बायजूस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बायजूस की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 2011 में की गई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9।
बिहार के किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 मिला है? तो यह अवार्ड जो है, यह पुरस्कार बबीता गुप्ता को दिया गया है। बिहार की बबीता गुप्ता को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। 10वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वर्ष 2023 में जारी राज्य दक्षता सूचकांक 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल नहीं है? तो यह राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र जो है ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल नहीं है। राज्य दक्षता सूचकांक 2021-22 की अगर हम बात करें तो अप्रैल 2023 में जारी किया गया है और केंद्रीय विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री R.K. सिंह ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI 2021-22 रिपोर्ट जारी किया है। चलिए, फ्रंट रनर की अगर बात की जाए तो 60 अंक से अधिक स्कोर करने वाले राज्य जो होते हैं वह फ्रंट रनर के अंतर्गत आते हैं, जिसमें 5 राज्य है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। यह फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल है। अचीवर श्रेणी की अगर हम बात करें तो जो 50 से 60 अंक के बीच स्कोर करने वाले राज्य होते हैं उन्हें अचीवर श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। 4 राज्य जो है असम, हरियाणा, महाराष्ट्र तथा पंजाब अचीवर श्रेणी में शामिल है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, इसकी राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है, राज्यपाल यहाँ के रमेश बैस है, विधानसभा सीटों की संख्या 288 है, विधान परिषद सीटों की संख्या 78 है, लोकसभा सीटों की संख्या 48 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। केंद्रीय बजट 2023 से 24 के अनुसार 9 से 12 लाख रुपया वार्षिक आय पर कितना प्रतिशत व्यक्ति आयकर सुनिश्चित किया गया है? तो इसमें 15% आयकर देना अनिवार्य किया गया है। ठीक है, अगर वार्षिक आय 0 से 3 लाख रुपया हो तो कर की दर 0 रहेगी। 3 से 6 लाख रहे तो यहाँ पे 5% टैक्स निर्धारित किया गया है और 6 से 9 लाख वार्षिक आय की बात कर रहा है कि 6 से 9 लाख अगर इनकम है तो 10% टैक्स देना होगा। 9 से 12 लाख अगर उनका वार्षिक इनकम है तो 15%, 12 से 15 लाख अगर इनकम है तो 20% और 15 लाख रुपया से जिनका भी उससे ऊपर है वह 30% आयकर देना पड़ेगा। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो यह बनी है परमिंदर चोपड़ा। ठीक है, परमिंदर चोपड़ा को जो है वह पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया है। अगर बात की जाए, बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बनाया गया है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। पहला 3D प्रिंटेड डाकघर की बात की जा रहे हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। यह बेंगलुरु में बनाया गया है और इसके अलावा HDFC बैंक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के साथ इंटर ऑपरेबल UPI QR कोड लॉन्च करने वाला पहला बैंक बन गया है। इसके अलावा एक अन्य जानकारी जैसे कि रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए UPI भुगतान शुरू करने वाला केनरा बैंक भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है और IIT कानपुर भारत का पहला 100% डाईमिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर लॉन्च किया है। IIT कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 नंबर प्रश्न में है कि वर्ष 2022 में विश्व एड्स दिवस का थीम क्या है? एड्स की बात की जाए तो इसका पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, और इसका 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम आपसे प्रश्न ये पूछ रहे थे कि इसकी थीम क्या है 2022 की थीम, तो इसका थीम है इक्वलाइज। ठीक है, समानता कह सकते हैं। तो 13 का A नंबर ऑप्शन शुरू हो जाएगा। आपसे यह भी पूछा जा सकता है एड्स किस कारण फैलता है, यानी कि एड्स का जनक कौन सा है? तो यह विषाणु से होने वाली बीमारी है। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्नों में हम आगे बढ़ते हैं जो कि सेट नंबर 4 का है। ठीक है, सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न है 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है जो स्वर्ण पदक जीता है?
तो अमन सेहरावत की अगर बात की जाए, अमन सेहरावत एकमात्र खिलाड़ी हैं जो 36वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक उन्होंने जीता है। 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 जिसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया था और उसमें भारत का स्थान 7वां रहा था। भारत उसमें 7वें स्थान पे था। कुल वहाँ पे 14 पदक जीता गया था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन, हालांकि नवंबर तो कंप्लीट हो चुका है, तो इसका आयोजन बैंकॉक में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। तीसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 7वें और अंतिम युद्धपोत का क्या नाम है? इसका नाम है महेंद्रगिरी। प्रोजेक्ट 17A की अगर बात की जाए तो इसके तहत निर्मित 7वां और अंतिम युद्धपोत महेंद्रगिरी है। इस युद्धपोत का नाम की अगर बात की जाए तो इस युद्धपोत का नाम उड़ीसा में स्थित पूर्वी घाट की एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। प्रोजेक्ट 17A की अगर बात की जाए तो इसके तहत बने सभी जहाज़ों का नाम INS नीलगिरी, INS हिमगिरी, INS उदयगिरी, INS दूनागिरी, INS तारागिरी, INS बिंदगिरी और INS महेंद्रगिरी है। ठीक है। अगर बात की जाए इसके अलावा तो मेटा कंपनी ने एक नया कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित टूल कोड लॉन्च किया है जिसका नाम है लामा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। चौथे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि HDFC बैंक ने एप्लीकेशन पोर्टफोलियो व डेटा परिदृश्य को आधुनिक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है? तो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को साझेदारी की है। माइक्रोसॉफ्ट और HDFC के मध्य यह साझा किया गया है, एग्रीमेंट किया गया है डेटा परिदृश्य को आधुनिक और बनाने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। 5वें नंबर प्रश्न में है कि हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान अगस्त माह में कब से कब तक चलाया गया है? तो यह चलाया गया है 13 अगस्त से 15 अगस्त तक। यह अभियान हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त तक देश भर में चलाया गया है और इस अभियान का उद्देश्य व्यक्तियों को अपने आवास पर गर्व से राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करना है। असम के मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। छठे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत 6G परियोजना की शुरुआत वर्ष 2023 में कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत वर्ष 2023 में 22 मार्च को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। भारत 6G परियोजना 2 चरणों में वर्ष 2030 तक लागू करेगा और TBPS की स्पीड के साथ 6G की स्पीड 5G की तुलना में 100 गुना अधिक होगी। भारत है विश्व स्तर पर 1.2 बिलियन डिजिटल ग्राहकों के साथ दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज यानी कि एडेक्स की बात की जाए वह कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह आपका हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। 8वें नंबर प्रश्न में है जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन केम्प ने किस माह को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यह जो है अक्टूबर महीने को, ठीक है, अक्टूबर महीने को जो है जॉर्जिया के गवर्नर के द्वारा, जिनका नाम ब्रायन केम्प है, उन्होंने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। 9वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का परीक्षण किया है? तो यह ईरान के द्वारा परीक्षण किया गया है जिसका पहला हाइपरसोनिक मिसाइल है फतह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। सेट नंबर 4 फिर से कंप्लीट है। अब हम सेट नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न है लंदन में स्थित इंडिया क्लब यानी कि इंडिया हाउस को वर्ष 2023 में किस दिन से बंद करने की घोषणा की गई है? तो इसे 17 सितंबर से बंद करने की घोषणा किया गया है और इंडिया क्लब की स्थापना 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुपक्षीय मालाबार नौसैनिक अभ्यास के 27वें संस्करण का मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसका मेजबानी जो है 27वें संस्करण का ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसका मेजबानी किया गया है।
यह मालाबार अभ्यास जो है वह भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य आयोजित किया जाता है, जिसे क्वाड समूह के नाम से जाना जाता है। और इस युद्धाभ्यास की शुरुआत 1992 में भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच शुरू किया गया था। वर्ष 2002 से यह अभ्यास प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। गैर लाभकारी संगठन एक्शन फॉर नेचर ने भारत के कितने युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार 2023 दिया है? तो यह 5 है ना, इसका आंसर हो जाएगा कितने युवाओं को दिया गया है? तो 5 युवाओं को दिया गया है यह इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार 2023। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यह ऐप है फ्लड वॉच। ठीक है, फ्लड की अगर बात की जाए तो देखिए, फ्लड का मतलब ही होता है बाढ़। तो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों की वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए यह ऐप है फ्लड वॉच। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। 5वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यह करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि वाहनों की सुरक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। 6 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है? तो यह है एमसी पंत, है ना। एक समिति का गठन किया गया है जिसका नाम है एमसी पंत। एमसी पंत की अध्यक्षता में किया गया है। एमसी पंत समिति नहीं है, एमसी पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर प्रश्न में है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की अगर बात की जाए, आधिकारिक तौर पर इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क का कौन सा सदस्य बना है? तो यह 10वां सदस्य देश बन गया है। सदस्य देश की बात नहीं कर रहा, 10वां सदस्य बन गया है। चलिए, अगर हम बात की जाए इंटरपोल की, तो स्थापना इसका 7 सितंबर 2023 को किया गया था। किसका? इंटरपोल की स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है और सदस्य की अगर बात की जाए तो इसके कुल सदस्य देश 195 हैं इंटरपोल के, और अध्यक्ष अहमद नासिर अल रईसी इसके अध्यक्ष है। प्रश्न में आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक स्लाइड रह गया है साथियों, ठीक है, एक स्लाइड रह गया है तो कोई बात नहीं, उसे हम लोग मैनेज कर लेंगे। 16वें नंबर प्रश्न पे आते हैं, चूँकि वो स्लाइड किसी कारण से वो इरेज हो गया है, यानी कि डिलीट हो गया है। 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा, ठीक है, सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा की अगर बात की जाए तो उसका उत्पादक है, सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादक है हमारा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसकी उत्पादन सबसे ज़्यादा है। गुजरात का उत्पादन क्षमता की अगर हम बात की जाए पवन ऊर्जा की तो 10,416 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है, मेगावाट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा 13 टास्क फोर्स नामक टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो यह गठन किया गया है, इसका गठन किया गया है इस्पात मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि लाखपति देवी, ठीक है, लखपति दीदी योजना के तहत कितने करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो कुल मिला के 2 करोड़ जो महिलाओं हैं उनको लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और यह जो है इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में इसे जारी किया था, यह घोषणा किया था। फिलहाल स्वयं सहायता समूह में 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी है। पीएम मोदी ने घोषणा की कि 15,000 महिला एसएचजी को ड्रोन संचालित करने और मरम्मत करने के लिए ऋण और प्रशिक्षण दिया जाएगा। 19वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में अमेजन सहयोग संधि संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील के किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है ब्राज़ील के बेलेम में।
सेट नंबर 6 की शुरुआत करते हैं। हाल ही में किसे ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया है और यह उनकी आर्थिक और राजनीतिक योगदान के लिए यह पुरस्कार उन्हें नवाजा गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को यह अवार्ड राष्ट्रीय भारतीय छात्र और पूर्व भारत संघ छात्र संघ NISU यूके के द्वारा दिल्ली में दिया गया था। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को दर्शाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। 2004 से 2014 तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। दूसरे नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक डॉक्टर APJ नसीमा मैकेआर और सह लेखक कौन है? तो यह सह लेखक है उनके डॉक्टर YS राजन, ऑप्शन नंबर बी। यह पुस्तक जो है वह दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन और विरासत के लिए एक श्रद्धांजलि है। अमित शाह ने तमिलनाडु के रामनाथपुरम की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान इस पुस्तक का विमोचन किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है? तो देखिए, हर साल दुनिया में विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो सही बात है। और इस साल विश्व खाद्य दिवस की थीम जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे न छोड़े, इस पर केंद्रित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोनों का दोनों सही हो जाएगा। चौथे नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि यूनेस्को के द्वारा निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है? तो यह विश्व भारती विश्वविद्यालय है, जिसे यूनेस्को ने पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया है अथवा चयनित किया गया है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की अगर हम बात की जाए तो इसकी स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना 1921 में की गई थी और यह 1951 में एक केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5। G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर दुनिया की सबसे ऊंची किनकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो यह प्रतिमा है नटराज की। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मंडपम में नटराज की 27 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रतिमा का वजन करीब 20 टन है और इसे 7 महीने के रिकॉर्ड समय में बनाया गया है। यह बात की जा रही है भारत मंडप की, ठीक है। और इसका निर्माण जो है वह अष्टधातु की पारंपरिक ढलाई विधियों का उपयोग करके इसका निर्माण किया गया है। इसका निर्माण तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई में मूर्तिकार राधा कृष्णन स्थापति और उनकी टीम के द्वारा किया गया है। इस मूर्ति का संबंध जो है वह चोल साम्राज्य से है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि नटराजन का संबंध जो है वह किस साम्राज्य से है? तो चोल साम्राज्य से इस नटराजन की मूर्ति का संबंध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठा नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो यह जो है सूरीनाम के द्वारा सम्मानित किया गया है द्रौपदी मुर्मू को। सूरीनाम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया है और वह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय हैं। सूरीनाम की राजकीय यात्रा के दौरान उन्हें सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने यह पुरस्कार दिया है। इससे आपका यह भी क्लियर होता है कि सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी और यह यात्रा सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। 7वें नंबर प्रश्न में है कि किस देश ने जनवरी 2022 में अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? तो यह किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा।
ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने यह घोषणा की है, पंजाबी को क्या किया है, स्कूली भाषा के लिए नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है। 2021 की जनगणना के बाद यह घोषणा की गई थी कि यह ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली भाषा है, जहां 2,39,000 से अधिक लोग इस भाषा का घर पर उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। मध्य रेलवे ने भुसावल डिवीजन में पहले पिंक स्टेशन के रूप में किस स्टेशन का उद्घाटन किया है, तो न्यू अमरावती स्टेशन का। यह न्यू अमरावती स्टेशन जो है वो मध्य रेलवे ने भुसावल डिवीजन में पहले पिंक स्टेशन के रूप में इसका उद्घाटन किया है। न्यू अमरावती की अगर बात की जाए, अमरावती होता है, ठीक है। न्यू अमरावती स्टेशन मध्य रेलवे का तीसरा स्टेशन है जिसे पूरी तरह से महिला कर्मचारियों के द्वारा प्रबंधित किया जाता है, संचालित किया जाता है। पिंक स्टेशन शब्द उन रेलवे स्टेशनों को संदर्भित करता है जिनका प्रबंधन पूरी तरह से महिला कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है, और न्यू अमरावती स्टेशन जो पिंक स्टेशनों की श्रेणी में शामिल है में 12 महिला कर्मचारियों का स्टाफ है और इसके संचालन का प्रबंधन करते हैं। इस टीम में 4 डिप्टी स्टेशन अधीक्षक है और 4 पॉइंट महिला, 3 महिला सुरक्षाकर्मी और 1 स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट शामिल है। बढ़ते हैं प्रश्न में आगे की तरफ। प्रश्न संख्या 9। किस राज्य ने प्रवासियों को समर्थन और सुविधा देने के लिए शुभ यात्रा योजना की शुरुआत की है, तो इसका शुरुआत किया गया है केरल राज्य सरकार के द्वारा। इस योजना का उद्देश्य है प्रवासियों को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना, राज्य से सुरक्षित और सुचारू प्रस्थान सुनिश्चित करना और उनके समग्र प्रवासन अनुभव को बढ़ाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। 10 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है साथियों जो कि सही है। यह ग्रामीण और शहरी भारत के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की सहायता के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है। ऑप्शन ए नंबर वहाँ पे यानी कि पहला नंबर ऑप्शन सही है। दूसरे नंबर ऑप्शन की अगर बात करें तो इसका 5 वर्षों यानी कि वित्त वर्ष 2023 से 24 से वित्त वर्ष 2027-28 के लिए 13,000 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय का खर्च करने का यह लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन सी भी हमारा क्या है, यानी कि दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर बनेगा। चलिए प्रश्न में आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ से मॉडल सेट 7 की शुरुआत होता है। मॉडल सेट 7 की शुरुआत होती है जो कि पहला प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितने विपक्षी दलों ने इंडिया भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठन का गठबंधन किया है, इसका गठन किया है। तो कुल मिला के जो है यह 26 दलों का एक समूह है, ठीक है, जिसका नाम इंडिया दिया गया है। इंडिया भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी संगठन, जिसका इंडिया नाम है, यह दिया गया है, जो कि 26 दलों का एक समूह है। यह नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस कह सकते हैं, इसका संक्षिप्त रूप है। 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एनडीए से मुकाबला करेगा। बताइए 26 लड़ रहे हैं एनडीए के साथ, तो देखिए क्या टक्कर होने वाली है। इससे जुड़ा हम कोई कमेंट्स नहीं करेंगे और न मैं किसी राजनीतिक दल को समर्थन करता हूं। होना क्या है कि यह 26 जो है वह दल मिलकर एनडीए का मुकाबला करेगी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न में आगे की तरफ। प्रश्न संख्या 2। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। कौन सा कथन उसके बारे में सही है हमें यह बताना है। देखिए, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई को उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया, ठीक है। यहाँ पे यह आपका गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, 1 जुलाई को ही लॉन्च किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं साथियों, मध्य प्रदेश में इसे लॉन्च किया गया, ठीक है। तो एक यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरे नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि इसे 17 राज्यों के 278 जिलों में लागू किया जाएगा। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3। गोवर्धन पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही है। तो इसमें किण्वित जैविक खाद की बिक्री के लिए 1500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की बाजार विकास सहायता दी जाएगी। गोवर्धन पहल का उद्देश्य बायो
डिग्रेडेबल और जैविक कचरे को उच्च मूल्य वाले संसाधनों में बदलना है। तो यहाँ तीसरा का ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न में है कि भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है। भारत की पहली सोलर सिटी है सांची, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देश की पहली सोलर सिटी के रूप में मध्य प्रदेश के सांची शहर को स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। सांची सोलर सिटी से सालाना लगभग 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा, जो 2 लाख से अधिक वयस्क पेड़ों की क्षमता के बराबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2070 तक देश के हर राज्यों में एक सोलर सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है। तो उनके द्वारा INS द्रोणाचार्य, ठीक है, उसे प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से प्रेसिडेंट कलर पदक प्रदान किया गया है। और प्रेसिडेंट कलर राष्ट्रपति द्वारा किसी यूनिट को राष्ट्र की असाधारण सेवा के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है। INS द्रोणाचार्य प्रहरी बल के प्रशिक्षण का नोडल केंद्र और कई हिंद महासागर क्षेत्र IOR देशों के प्रशिक्षण के लिए नौसेना का केंद्र है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। छठे नंबर प्रश्न में कह रहा है सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। पैनल का प्रमुख कौन है। तो पैनल का प्रमुख है अजय लंबा, ऑप्शन नंबर डी। 7वें नंबर प्रश्न में है कि अमेरिका संयुक्त अरब अमीरात के बाद कौन सा देश वित्त वर्ष 2023 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना है। तो यह हो जाएगा आपका नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर डी। नीदरलैंड हमारा राइट आंसर बनेगा। नीदरलैंड की अगर बात की जाए तो नीदरलैंड के साथ भारत का व्यापार अधिशेष जो है वह फाइनेंशियल ईयर 2022 में 8 बिलियन USD डॉलर से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2023 में 13 बिलियन US डॉलर हो गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। 8वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि रूस हाल ही में न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया है। कौन अलग हुआ है। रूस। यह जो है यह संधि किस वर्ष लागू की गई थी। तो यह लागू हुआ था 2011 में। ऐसा क्यों हुआ था। तो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति ने एक अहम फैसला लेते हुए न्यू स्टार्ट संधि, इससे यानी कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी कहा जाता है, उससे रूस को अलग कर दिया था। नई सामरिक सशस्त्र न्यूनीकरण संधि, जिसे स्ट्रैटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी के नाम से जाना जाता है या परिभाषित किया गया है, यह संधि 5 फरवरी 2011 को लागू की गई थी। न्यू स्टार्ट संधि का मुख्य उद्देश्य विश्व की 2 प्रमुख परमाणु शक्तियों के बीच खतरनाक हथियारों की होड़ को समाप्त करना है। इस संधि पर 2010 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके रूसी समकक्ष दमित्री मेदवेदेव ने हस्ताक्षर किए थे। बढ़ते हैं प्रश्न में आगे की तरफ। 9 नंबर प्रश्न। 9th नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किसने E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन पर पायलट अध्ययन शुरू किया है। तो यह जो शुरू किया गया है वह HPCL के द्वारा शुरू किया गया है, HPCL के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। किस कंपनी ने हेवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है। तो यह रिलायंस ग्रुप के द्वारा शुरू किया गया है। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कितने मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो यह 88.17 मीटर इसका रेंज था, ठीक है। यह आपका राइट आंसर बन जाएगा। नीरज चोपड़ा के द्वारा हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 88.17 मीटर के थ्रो के साथ यह पदक, ठीक है, स्वर्ण पदक हासिल किया गया है। नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले पहले भारतीय के रूप में अपना नाम दर्ज करके इतिहास बना दिया है। और पाकिस्तान के एथलीट की अगर बात की जाए तो अरशद नदीम ने 87.82 मीटर के साथ रजत पदक जीता है। 12वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस टीम ने फीफा क्लब
विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। यह खिताब जीता गया है रियल मैड्रिड के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में डैश बागानों के तहत अधिक क्षेत्र को कवर करने की योजना बना रही है। तो इसका नाम है पाम ऑयल। केंद्र सरकार की अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में पाम ऑयल के बागानों के तहत अधिक क्षेत्र को कवर करने की योजना बना रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 नंबर प्रश्न में है कि किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा स्थिति यानी कि स्टार ऑफ डिजास्टर की घोषणा की है। तो यह घोषणा किया गया है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में ऊर्जा संकट है। इस स्थिति को देखते हुए देश में आपदा की स्थिति के लिए घोषणा की है दक्षिण अफ्रीका ने। 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कोलकाता में आयोजित एसोचैम यानी कि एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 का थीम क्या है। इसका थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की अगर बात की जाए तो यह 12 मई को प्रत्येक साल मनाया जाता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स 1965 से इस दिन को मना रही है। अब बढ़ते हैं प्रश्न में आगे की तरफ। प्रश्न संख्या सेट नंबर 8 का यह पहला प्रश्न है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो यह खिताब जो है भारत ने जीता है। भारत ने ईरान को 42-32 से हराकर 42-32 के सेट से हराकर यानी कि स्कोर से यह खिताब अपने नाम किया है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2023 में अपने फार्मूला 1 करियर की 50वीं F1 जीत किसने दर्ज की है। तो यह मैक्स वेरस्टैपन के द्वारा यह यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2023 के फार्मूला 1 कैरियर की 50वीं F1 यानी कि फार्मूला 1 जीत दर्ज किया गया है। मैक्स वेरस्टैपन की अगर बात की जाए तो इनका संबंध जो है रेडबुल से है जो कि बेल्जियम के हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। तीसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अनामलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है, यह प्रश्न कराया गया हुआ है साथियों। अगर आपने ज्ञान बिंदु का सेट कंप्लीट किया होगा तो उस सेट में इस प्रश्न का जिक्र किया है। अगर आप नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, हम आपसे फिर अनुरोध करेंगे कि सेट को कंप्लीट जरूर करेंगे। अब भी आप अगर खिलवाड़ करेंगे तो प्रश्न कौन करके आएगा एग्जामिनेशन में। अनामलाई टाइगर रिजर्व में ली गई एक हाथी की छवि ड्रोन फोटो अवार्ड 2023 में विजेता बनकर उभरी है और यह कहाँ स्थित है। तो यह जो है तमिलनाडु में स्थित है। अनामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु की सोती हुई हाथी की छवि सिएना ड्रोन फोटो अवार्ड 2023 की वन्यजीवी श्रेणी में विजेता बनकर उभरी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक एबेंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक को मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक के माध्यम से मेघनाथ ने एडम स्मिथ से लेकर जॉन मेनार्ड किन्स तक के महामंदी से लेकर लेहमन ब्रदर्स के पतन तक घरेलू अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में अर्थशास्त्र के योगदान का अध्ययन किया है। पुस्तक जो है वह हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया के द्वारा प्रकाशित की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 प्रधानमंत्री ने आर्द्रभूमि मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने के लिए 2 योजनाएं शुरू की है। इस संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत धरोहर और मिट्टी की शुरुआत की है। ऑप्शन 1 आपका सही है। दूसरे नंबर ऑप्शन में कह रहा है यानी स्टेटमेंट में कि केंद्र परियोजना लागत का 80% कवर करेगा जबकि राज्य सरकारें 20% का योगदान देगी। तो यह दोनों के दोनों ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। छठे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने डैश के साथ मिलकर नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया है। तो इन्होंने इसरो के साथ मिलकर अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने इसरो के साथ मिलकर यह नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया है। यह 20 सितंबर तक
कक्षा 5 से 12 तक के छात्रों के लिए खुला प्लेटफॉर्म हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका परिचालन गुजरात में शुरू किया गया है। गुजरात में काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया गया है। वर्तमान में यह यूनिट कुल उत्पादन का 90% पर काम कर रही है। बढ़ते हैं प्रश्न में आगे की तरफ। प्रश्न संख्या 8। हिमालय के भूकंपीय क्षेत्रों का मानचित्र डैश उपग्रह द्वारा किया जाएगा? तो यह जो है निसार उपग्रह के द्वारा जो है इसका क्या किया जाएगा? क्षेत्रों का मानचित्रण किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। 9वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक्सपोसैट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन किस संस्थान के द्वारा बनाया जा रहा है? तो यह जो है इसरो के द्वारा इसे बनाया जा रहा है। इसे इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से निर्मित किया जा रहा है अथवा बनाया जा रहा है। इसरो के अनुसार एक्सपोसैट चरम स्थितियों में चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतिकी का अध्ययन करेगा और 2 पेलोड ले जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न में आगे की तरफ। प्रश्न संख्या 10। 10वें नंबर प्रश्न में है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में जेम्कोवैक ओएम को मंजूरी दी। यह ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए भारत का पहला स्वदेशी डैश वैक्सीन है। तो यह जो है पहला स्वदेशी mRNA, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी mRNA जो है यह वैक्सीन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे, देखिए यहाँ से पढ़िए, साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे, ठीक है, हेल्थवे का आयोजन की अगर बात की जाए तो इस हेल्थवे का आयोजन हैदराबाद में किया गया है, उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है, जो सतत शहरी गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो यह लिथियम के भंडार जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में पाया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 5.9 मिलियन टन के लिथियम अनुमानित भंडार यानी कि G3 का पता लगाया है। भारत में लिथियम का दूसरा भंडार राजस्थान में मिलता है। लिथियम का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक जो अगर बात की जाए ईवी बैटरी के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है और GSI की स्थापना यानी कि अगर बात की जाए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1851 में की गई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। बढ़ते हैं प्रश्न में आगे की तरफ। प्रश्न संख्या 13। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए इससे संबंधित जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 में कि भारतीय न्याय संहिता भारतीय दंड संहिता का स्थान लेगी, ठीक है, न्याय संहिता जो है वह दंड संहिता का स्थान लेगी, ऑप्शन 1 सही है। दूसरे ऑप्शन में है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम का स्थान लेगी, तो यह भी आपका सही है, हमारा ऑप्शन नंबर दोनों का दोनों सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस स्थान पर इंडिया मेडिटेक एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किया गया है गुजरात के गांधीनगर में, ठीक है, यह हमारा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और यह कार्यक्रम G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के मौके पर आयोजित किया गया था। 15वां नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में दक्षिण पश्चिमी एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो उसका उद्घाटन अमेठी में किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। यह जो है दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेयजल संयंत्र होगा। यह प्लांट लधानी ग्रुप के विवेक लधानी के द्वारा स्थापित किया गया है, जो दक्षिण पश्चिम एशिया में कोका कोला का सबसे बड़ा बॉटलर है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स को किस देश से स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्राप्त हुई है? तो यह हुआ है इजराइल से। इजराइल ने इसके लिए भारत का सहयोग किया है। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स को इजराइल से स्पाइक नॉन लाइट ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें प्राप्त हुई हैं। इजराइल स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें 30 किलोमीटर की दूरी से लक्ष्य पर हमला कर सकती है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। भारत और किस देश ने अपना पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरू किया है? पेपरलेस है यानी कि पेपर का वहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। तो भारत और किस देश के मध्य ऐसा किया गया है? तो भारत और सिंगापुर। यह लेन देन भारत सिंगापुर मंत्रिय स्तरीय गोलमेज सम्मेलन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद संपन्न हुआ। भारत और सिंगापुर ने हाल ही में दोनों देशों के बीच निर्बाध सीमा पर लेन देन के लिए अपने ऑनलाइन भुगतान सिस्टम को जोड़ा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। दूसरे SCO यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। 19वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 6 दिसंबर 2022 को ढाका में भारत द्वारा बांग्लादेश को दी गई मान्यता को चिन्हित करते हुए मैत्री दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो यह वर्षगांठ है 51वीं वर्षगांठ। 1971 में भारत द्वारा बांग्लादेश को दी गई मान्यता को चिन्हित करते हुए मैत्री दिवस की 51वीं वर्षगांठ ढाका में 6 सितंबर 2022 को मनाई गई, आयोजित की गई, ऐसा कह सकते हैं, आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। 20वें नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? 20वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं सेट में आगे की तरफ। सेट नंबर 9 की शुरुआत करते हैं। सेट नंबर 9 का पहला प्रश्न है साथियों कि भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल की अगर बात की जाए ने सर्बिया के बेलग्रेड में 2023 विश्व चैंपियनशिप में डैश वर्ग में यानी किस कैटेगरी में किस किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है? तो उन्होंने 53 किलो कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है अंतिम पंघाल ने सर्बिया के बेलग्रेड में। ठीक है। अंतिम 2024 पेरिस खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। वह विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली छठी भारतीय महिला पहलवान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2। विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वह बने हैं कोनेरू हम्पी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वह 12.5 अंकों के साथ कजाकिस्तान की विजेता बिबिसारा बायाबायोवा के साथ सिर्फ आधा अंक से पिछड़ गई या पराजित हो गई, ऐसा आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। तीसरे नंबर प्रश्न में है कि विश्व गैंडा दिवस 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है कि विश्व गैंडा दिवस हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है, तो यह सही है। और विश्व राइनो दिवस की घोषणा पहली बार 2010 में विश्व वन्यजीव कोष दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर दोनों के दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। चौथे नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बायोकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। मुंबई के बायोकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्रदान किया गया है। और यह जो है मुंबई का 169 साल पुराना बायोकुला रेलवे स्टेशन है। दुनिया के सबसे पुराना रेलवे स्टेशन की अगर सूची आती है उनमें से एक है यह बायोकुला रेलवे स्टेशन। यह पुरस्कार 25 जुलाई 2023 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। 21 फरवरी 2023 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा।
उन्हें जो यह अवार्ड जो है 21 फरवरी 2023 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड प्रदान किया गया। उन्हें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से बांग्लादेश में के ढाका में यह पुरस्कार हासिल हुआ। वह इस पुरस्कार के प्राप्त करने वाले यानी कि यह अचीव करने वाले यह पुरस्कार की श्रेणी में क्या है, पहले भारतीय हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। छठे नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से किस दो स्थानों के मध्य दक्षिण एशिया की पहली सीमा पारीय पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। तो यह किया गया है मोतिहारी और अमलेखगंज के मध्य। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7। सातवें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 से 1 लीटर से कम की प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। तो यह किया गया है असम राज्य सरकार के द्वारा। 2 अक्टूबर 2023 से 1 लीटर से कम की प्लास्टिक की जो पानी की बोतलें होंगी उन पर अधिसूचना जारी किया है, प्रतिबंध जारी करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है असम राज्य सरकार के द्वारा। असम पर्यावरण और वन विभाग ने 2 अक्टूबर से राज्य में 1000 मिलीलीटर क्षमता से कम की प्लास्टिक की पानी की बोतलों के उपयोग और उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। 8वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी। तो इसका निर्माण उत्तराखंड में किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है। इसका नाम है इंद्रजाल। यह जो है हैदराबाद स्थित एक रोबोटिक्स फर्म ग्रेने रोबोटिक्स ने एआई संचालित एक अत्याधुनिक एंटी ड्रोन प्रणाली का अनावरण किया है जिसे इंद्रजाल नाम दिया गया है। इंद्रजाल को 4000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सभी प्रकार के ड्रोन से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है। इंद्रजाल जो है वह पूरी तरह से भारत में विकसित किया गया है जो कि प्रौद्योगिकी और रक्षा में देश की क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला 5वां देश बनने के उद्देश्य से 7 सितंबर 2023 को चंद्रमा लैंडर स्लिम लॉन्च किया है। तो यह जो हो जाएगा जापान। जापान ने 7 सितंबर 2023 को स्लिम मून लैंडर को लॉन्च किया है। जापान के द्वारा HIIA रॉकेट के माध्यम से स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगिंग मून यानी कि स्लिम लॉन्च किया गया है। जापान का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बनना है, इसका यह लक्ष्य है। बढ़ते हैं प्रश्न में आगे की तरफ। प्रश्न संख्या 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया है। तो उसे शामिल किया एशियाई खेलों में पहली बार क्रिकेट की अगर बात की जाए तो 2010 में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 2014 में हुए एशियाई खेल में भी क्रिकेट को शामिल किया गया। 2023 में आयोजित 19वें एशियाई खेल में भी क्रिकेट को पुनः शामिल किया गया है। इसमें पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम ने भी भाग लिया तथा स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ऐसा करने वाला राजस्थान राज्य पहला राज्य है जो ट्रांसजेंडर को जन्म प्रमाण यानी कि डेट ऑफ बर्थ प्रमाण पत्र जारी करेगा। 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत एक साल में 33 भगोड़ों का प्रत्यार्पण किया है। तो यह 33 भगोड़ों की अगर बात की जाए तो इसका नाम है ऑपरेशन त्रिशूल। ठीक है, ऑपरेशन अगर त्रिशूल की हम बात करें तो सीबीआई ने अपहरण हत्या के मामले में कथित रूप से शामिल मोहम्मद हनीफ मरक्कत को ऑपरेशन त्रिशूल के तहत सऊदी अरब से निर्वासित किया है, यानी सऊदी अरब से निर्वासित किया गया है। ऑपरेशन त्रिशूल इंटरपोल की मदद से दूसरे देशों में अपराधियों को पता लगाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। किस राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया है। तो इसका जो है मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का आयोजन असम में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। असम के अगर राज्यपाल की बात करें तो असम के राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया ने गुवाहाटी के राजभवन में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया है। बढ़ते हैं प्रश्न में आगे की तरफ।
प्रश्न संख्या 15, भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो यह अनावरण अपूर्व चंद्रा के द्वारा किया गया है। पुस्तक भारत की G20 अध्यक्षता की पूरी यात्रा के बारे में इसमें बताती है, यानी कि पूरी यात्रा का जिक्र इस पुस्तक में किया गया है। 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि स्किल ऑन व्हील्स पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सही है? देखिए, पहले नंबर ऑप्शन की अगर बात करें तो इस पहल के तहत अगले 5 वर्षों में 60,000 युवाओं को सशक्त बनाया जाएगा और स्किल ऑन व्हील्स NSDC की मदद से डिजिटल साक्षरता और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा प्रयोग है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 17वें नंबर प्रश्न में है कि युद्धपोत महेंद्रगिरी 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा और यह भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत डैश स्टील्थ फ्रीगेट है। तो यह जो है 7वां जो है स्टील्थ फ्रीगेट है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किस देश के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसे भारत के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम भारत स्टार्टअप उद्यमों, निवेशकों, इंक्यूबेटर्स और उद्यमों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए इस वर्ष ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम शुरू करेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। 19वें नंबर प्रश्न में है जापान ने डैश परमाणु संयंत्र से उपचारित रेडियोधर्मी पानी को प्रशांत महासागर में छोड़ना शुरू कर दिया है। तो यह जो है फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से उपचारित रेडियोधर्मी पानी को प्रशांत महासागर में छोड़ना शुरू कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न में आगे की तरफ। प्रश्न संख्या 20। US डिक्शनरी प्रकाशक मेमोरियल वेबस्टर ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? तो यह नामित किया गया है गैस लाइटिंग को। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मेरियम वेबस्टर ने इसे विशेष रूप से अपने स्वयं के लाभ के लिए किसी को गुमराह करने के कार्य या अभ्यास के रूप में परिभाषित किया है। ऑनलाइन शब्दकोश की खोजों के अनुसार पिछले वर्षों की तुलना में इस शब्द में रुचि 1740% बढ़ी है। चलिए 19 नंबर सेट 9 नंबर सेट आपका कंप्लीट हो गया। अब हम 10वें नंबर सेट की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न है 10वें नंबर सेट का कि नेहा ठाकुर का संबंध किस खेल से है? तो उनके अगर संबंध की बात करें, भाई नेहा ठाकुर क्रिकेट खेलती हैं, सेलिंग करती हैं, शूटिंग है, टेनिस है, तो उनका संबंध जो है आपका सेलिंग से है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। वेस्टर्न लेन नामक उपन्यास की लेखक अथवा लेखिका कौन है? तो यह हो जाएगी आपका चेतना मारू। ऑप्शन नंबर डी। तीसरे नंबर प्रश्न में है कि किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो जिसका अभी अभी हमने जिक्र किया है, भारत ने यह स्वर्ण पदक जीता है एशियाई खेलों में। चलिए चौथे नंबर अगर प्रश्न की बात करें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कायांकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो यह जीता गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। और यह जो है आप ज्ञान बिंदु का सेट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट नहीं किया था। जिन लोगों ने किया था तो वो लोग हमें कमेंट भी कर रहे थे और वो सेटिस्फाइड भी थे, और जिन लोगों ने नहीं देखा था कोई बात नहीं, आगे भी नहीं देखिए, ठीक है। यह प्रश्न किया जा चुका है। अब जितना भी है आपका अभ्यास में रिपीट होगा, क्योंकि ज्ञान बिंदु में करंट अफेयर्स भी तो था, तो यहाँ पे रिपीट होगा, यानी कि पुनरावृत्ति होगी और आपको याद होते जाएगा। अब एग्जामिनेशन में तो करके आना है, अभी तो पढ़ने का समय नहीं है, रिवाइज करने का समय है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के द्वारा यह जीता गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स की काइंग 2022 में वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और काइनिंग में सभी 4 स्वर्ण पदक जीतकर यह इतिहास रचा था। तो चलिए 5वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसने स्वर्ण श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 के तहत स्कोच पुरस्कार जीता है? तो यह स्कोच पुरस्कार जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जीता गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6ठे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 2023 में लिपजिंग पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? तो यह पुरस्कार जीता गया है मारिया स्टेपानोवा के द्वारा। यह एक रूसी यहूदी लेखिका हैं मारिया स्टेपानोवा। उन्होंने 2023 में यूरोपीय समझ के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7।
7वें नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा कथन जो है वह गलत है। देखिए, अगर बात की जाए ऑपरेशन सुकून की, ठीक है, ऑपरेशन सुकून जो है वह 2006 में लेबनान में भारतीय जो फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला गया था। यहाँ पे इराक दिया गया है तो लेबनान हो जाएगा। लेबनान में फंसे भारतीयों को बाहर लाने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन सुकून। तो यह ऑपरेशन ए जो है हमारा ऑप्शन ए है वह गलत हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, जो कि जानकारी रखनी है ना। तो ऑपरेशन सेफ हेमकमिंग की अगर बात की जाए, होम कमिंग की, तो यह लीबिया में संपन्न किया गया था, वहाँ से लाने के लिए। ऑपरेशन राहत यमन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, और ऑपरेशन देवी अफगानिस्तान में फंसे जो भी भारतीय हैं उनको वापस लाने के लिए इन ऑपरेशन को भारत के द्वारा जारी किया गया था या भारत के द्वारा चलाया गया था। जारी क्यों कहें, चलाया गया था इस ऑपरेशन को। 8वें नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कृसाई किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसे जो है उड़ीसा के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल ने कृषि ओडिशा 2023 के समापन सत्र में इसे लॉन्च किया है। बढ़ते हैं प्रश्न में आगे की तरफ। प्रश्न संख्या 9। 9 नंबर प्रश्न में है कि कार्बन सीमा समायोजन तंत्र दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैरिफ है, यह किस संगठन के द्वारा हस्ताक्षरित है। तो यह जो है यूरोपीय संघ के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। लूनर पोल एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, अगर हम बात करें तो यह जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि जाक्सा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का संयुक्त मिशन है, जिसे हम लोग क्या जानते हैं, लूनर पोलर के नाम से जानते हैं, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। दूसरे नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि जाक्सा एक रोवर विकसित कर रहा है, जबकि लैंडर इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर बनेगा। 11वें नंबर प्रश्न में है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित करने की घोषणा की है। तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा ऐसा घोषणा किया गया है कि यह उत्तर प्रदेश सरकार में लखनऊ में देश का सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित करेगी। आईटी हब कानपुर रोड पर अमौसी के नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र में 40 एकड़ भूमि पर स्थित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए आपदा राहत कोष 2023 इस वेबसाइट को लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है या आयोजित किया गया है। तो यह आयोजित किया गया है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में या संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में अगर बात की जाए तो देखिए, पहला ऑप्शन है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का लिंगानुपात 2011 के 943 से सुधर कर 2036 तक 952 हो जाएगा। तो यह सही है, जो अभी डाटा हमें प्राप्त हुआ है या जो डाटा है उसके माध्यम से यह सही रिपोर्ट है। 2021-22 में श्रम बल भागीदारी दर पुरुषों के लिए 77.2 और महिलाओं के लिए 32.8 है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन साथियों हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। सुप्रीम कोर्ट ने डैश की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट GIB शुरू करने का विचार रखा है। तो यह जो विचार रखा गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, आखिर ये है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर प्रोजेक्ट GIB लॉन्च करने का विचार रखा है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भारत में गंभीर रूप से लुप्त प्राय जो पक्षी होती है उनकी प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए ऐसा पहल शुरू किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17। टाइफून खानून ने किस देश के ओकिनावा में बिजली लाइनों को प्रभावित किया है। तो यह जो है जापान से संबंधित है।
टाइफून खानू ने जापान के ओकिनावा में बिजली लाइनों को प्रभावित किया है। यह क्या है? टाइफून खानू, यह एक प्रकार का तूफान है, ये तूफान का नाम दिया गया है। ठीक है, ज़्यादा नहीं जानना है, प्रश्न में आगे बढ़ना है। प्रश्न नंबर 18 में क्या कह रहा है कि पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ ने डेटा और अनुसंधान केंद्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए किस संगठन के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, किस संगठन के साथ? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ हस्ताक्षर किया गया है। पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक आशय पर हस्ताक्षर किया है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। 19वें नंबर प्रश्न में पहुंचते हैं और साथियों इस सेशन का यह अंतिम प्रश्न होगा, क्योंकि 1 से लेके 10 सेट हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। फिर इसका पार्ट 2 रिलीज होगा जिसमें 11 से लेके 20 सेट होंगे, फिर उसके बाद 21 से लेके आपका 30 सेट होंगे और फिर 31 से लेके आपका 40 सेट होंगे। इस तरीके से हम ज्ञान बिंदु को कंप्लीट कर लेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि साथियों आप सिर्फ एक मैगजीन को आप कवर कर लेते हैं, ज्ञान बिंदु को तो आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लिख लीजिए। चलिए, अंतिम प्रश्न है, भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो उसमें कुल मिला के 9 जो है वो 9 देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है, जिनमें से आपका वह है बांग्लादेश, मिस्र, UAE, नीदरलैंड, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और स्पेन। यह 9 देश जो है वह क्या है? गेस्ट कंट्री के रूप में भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 समिट में सम्मिलित होंगे। ठीक है, तो यहाँ बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, इस टेस्ट को समाप्त करते हैं, इस सेशन को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो जल्द ही साथियों जारी होने वाली है, जिसमें आपका अभी तो हमने सेट नंबर 1 से 10 किया है, यह आपका पार्ट 1 है। और फिर पार्ट 2 जब आएगी साथियों, पार्ट 2 जब आएगी तो उसमें सेट नंबर आपका 11 से 20 होगा। फिर पार्ट 3 जब आएगी, यह पार्ट 2 है, पार्ट 3 जब आएगी उसमें 21 से आपका 30 होगा। और फिर पार्ट 4 जब आएगी साथियों तो उसमें आपका 31 से 40 होगा। और यह सारे पार्ट जो हैं जल्दी रिलीज हो जाएंगी। 2 दिन के अंदर आपका ज्ञान बिंदु का पूर्णतः करंट अफेयर्स खत्म होने वाला है। तो बिल्कुल इस चैनल से जुड़े रहेंगे। साथ ही साथ हम SPD के करंट अफेयर्स को लेकर चलेंगे, फिर SPD के बिहार स्पेशल विशेषांक को लेकर चलेंगे। इसके अलावा एडिटोरिया के समस्त करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया जाएगा। तो बताइए कौन सा प्रश्न आपका छूटेगा? कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 को, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चैनल को लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तब तक आप सभी लोगों का धन्यवाद।